खास प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और इन्हीं मसाइल में शामिल होती हैं कानूनी पेचीदगियां। आमतौर पर हम कानून की इन पेचीदगियों से सिर्फ इसलिए घबराते हैं क्योंकि हमें कानून की बारीकियां मालूम नहीं होती। कानून की इन्हीं पेचीदगियों को समझने के लिए आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर फर्रुख खान साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। डॉक्टर फर्रुख खान साहब, हमारे खास प्रोग्राम में आपका बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस खास प्रोग्राम वकील साहब में शामिल हो सकते हैं और अपनी कानूनी पेचीदगियों पर हमसे सवाल कर सकते हैं। वकील साहब से आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको एक चीज मैं और बताता चलूं कि बराए मेहरबानी आप हमें जब भी कॉल करें, यानी कॉल करते वक्त अपने टीवी सेट की आवाज बंद कर दें ताकि हम आपके सवाल और जो आपके मसाइल हैं उन्हें अच्छी तरह से सुन सकें और वकील साहब उसके जवाब आपको दे सकें। वकील साहब, फर्रुख साहब, सबसे पहले क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में जो कोर्ट्स हैं वो भी बंद हैं और आजकल मैं देख पा रहा हूं कि नेट के जरिए और ऑनलाइन सारी सुनवाई एक तरह से और हेयरिंग हो रही है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कोर्ट को, किन मसाइल का सामना है इस दौर में? देखिए, इस वबा की वजह से अबू हुरैरा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट्स बंद हैं जी। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत चल रही हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जो रेगुलर मैटर्स हैं, जो रेगुलर मुकदमे हैं, वो तो कंप्लीट जब से लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू की शुरुआत हुई है उसके बाद तो कोर्ट्स खुली नहीं है, तो उसमें तो वो जब कोर्ट्स खुलेंगी तो अपने आप तारीखें लगेंगी और आगे बढ़ेगा, जिसकी हमें उम्मीद है। अभी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं या जो भी माइग्रेंट वर्कर्स को लेके या फंडामेंटल राइट्स को लेके या किसी की बेल के मैटर्स को लेके, किसी की एंटिसिपेटरी बेल को लेके, इस तरह के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुन रही है। तो मुश्किल तो है क्योंकि इस मॉड्यूल में ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मोड है, इसमें वो आसानियां ऑफ कोर्स नहीं है जो एक फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स में लॉयर के पास रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई मुकदमा फाइल किया और मुझे उसको अर्जेंटली मेंशन करके लिस्ट कराना है, तो आम हालात में मैं चीफ जस्टिस के सामने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके उस मैटर को मेंशन करके और फेस टू फेस बता के कि भाई इस मुकदमे की अर्जेंसी क्या है और मैं लिस्ट करा सकता था। अब आज के वक्त में अब हम सिर्फ मेल पे डिपेंडेंट है। अब मेल हमने भेज दी, रजिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट की नहीं की, पढ़ा नहीं पढ़ा, उम्मीद हम यही करते हैं कि पढ़ा होगा। तो अपने लिमिटेशंस हैं। अब ये बिल्कुल देखिए, ये जो ट्रांजिशंस हैं हुरैरा साहब, ये ओवरनाइट के तो है नहीं, तो वक्त तो लगेगा। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग इसमें शायद कस्टमाइज हो जाएं। जी बिल्कुल फर्रुख भाई, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। फर्रुख भाई, लेकिन एक चीज़ जब हम बात करते हैं और जिस तरह से ऑनलाइन सारी चीज़ें होती जा रही हैं, ख़ासतौर से कोर्ट पर, क्योंकि हम जो कानूनी पेचीदगियां हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं या जो लोग ऑनलाइन इन चीज़ों को नहीं कर सकते, उनके सामने एक मसला ज़रूर होगा। देखिए, मैं लोगों से पहले एक लेयर आता हूं। अभी मैं आपको इस बारे में इत्तला देना चाहूंगा कि जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, बार काउंसिल जो लॉयर्स को रेगुलेट करती है, हमारे प्रोफेशन को, उसने एक सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, उसके प्रेसिडेंट ने, उसके सदर ने, और ये कहा कि साहब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो मामला है इसको परमानेंट मत बनाइएगा, ये एक वक्ती तौर पर रखिएगा, क्योंकि 90% से ज्यादा वकला जो हमारी कम्युनिटी है वही टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा वाबस्ता नहीं है। बिल्कुल। तो अगर मैं लॉयर्स की बात जब बार काउंसिल कर रही है, उनको डिफिकल्टी आ रही है, तो आप जो अबू हुरैरा भाई जो आप बात कर रहे हैं, एक आम शहरी को जो मुश्किलात का करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है। देखिए, हिंदुस्तान में सोशल मीडिया, अगर मैं इसी बेंचमार्क या थ्रेशहोल्ड को ले लूं कि लोग व्हाट्सएप चलाना जानते हैं या फेसबुक चलाना जानते हैं या ट्विटर चलाना जो है वो जानते हैं,
तो वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कोई थ्रेशोल्ड उससे वो नहीं बनती, कोई लिटरेसी की आपने अपना नाम लिख लिया तो आप लिटरेट माने जाएंगे। एक टेक्नोलॉजी, किसी चीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना, मेल स्कैन करके भेजना, उसको अच्छी इंटरनेट की स्पीड हासिल करना, और वो एक टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जो कि आप सोशल मीडिया में अगर पेंट्रेशन हो चुका है टेक्नोलॉजी का, तो हम ये माने कि अगर लोग फेसबुक चला सकते हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं प्रोफेशनल। तो मैं जरा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता जी, बिल्कुल माजरत के साथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों जिस तरह से एक दौर अब बदल रहा है और चीज़ें बदल रही हैं इस कोरोना वबा के आने के बाद से, ऐसे में लोगों के सामने दुश्वारियां तो होंगी। बहुत शुक्रिया फ़र्रुख खान साहब तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत जल्दी कुछ कॉल हम शामिल कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। कौन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? आपका नाम क्या और आपका सवाल क्या है? जी सर, मेरा नाम है गुलजार अहमद। जी गुलजार साहब, क्या सवाल है, क्या कानूनी पेचीदगी है, क्या कुछ समझना चाह रहे हैं? जी सर, मुझे एक्सीडेंट हुआ है 2007 में। जी मैंने फिर इंश्योरेंस क्लेम की, मुझे एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई थी। जी सर, फिर कोर्ट में केस था, उन्होंने 2010 में उसको 25,000 रुपये डाले हैं। अब से तारीख पे तारीख, आप मुझे वकील साहब से पूछना मैं क्या करूं? ठीक है, हम इस पर वकील साहब जवाब देंगे। आप देखते रहिए, आपका जवाब कुछ देर में मिलेगा। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, कौन साहब और क्या सवाल है आपका? जी हेलो हेलो, लग रहा है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। डॉक्टर फर्रुख, जिस तरह से गुलजार जो जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने सवाल किया कि 2007 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और जो उन्हें एक तरह से मदद का ऐलान किया गया था, जो चीज़ें मिलने वाली थी वो एक तरह से नहीं मिली, और वो अब कह रहे हैं कि लगातार उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तारीख पर तारीख। क्या कुछ वो आगे कर सकते हैं? देखिए हुरैरा भाई, ये जो है वो टेक्निकली मोटर व्हीकल में जो एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके ट्रिब्यूनल के मुकदमे होते हैं, और अगर जिस गाड़ी ने हिट किया वो अगर इंश्योर्ड है तो उससे पैसे मिल जाते हैं अच्छे खासे। और अगर हिट एंड रन केस है, अगर गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, तो एक हुकूमत ने जो है वो एक फिक्स इनकम, आई थिंक शायद 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए एक्सीडेंट पे कर रखी है, मौत पे शायद 2 लाख रुपए कर रखी, कुछ ऐसा है जी। नॉर्मली अगर गाड़ी वाला जिसने आपको हिट किया और वो अगर गाड़ी इंश्योर्ड है, उसका इंश्योरेंस है, तो आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं उस पे। जो आपकी अदालत है, इसमें मोटर व्हीकल, हर कोर्ट में ये मोटर व्हीकल एक्ट की एक अलग ट्रिब्यूनल भी होती है, मतलब स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होती हैं, और उसमें आप अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं कि भाई आपके कितने पैसे खर्च हुए इलाज के दौरान, और आपको अगर कोई आपके कितने नुकसानात हुए इलाज के दौरान, और आपके आगे के लिए और क्या ज़रूरियात हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप फाइल कर सकते हैं। गुलजार साहब की बातों से ये एहसास हो रहा था कि उनको कुछ पैसे मिल गए हैं और उन्होंने इन्हांसमेंट के लिए फाइल किया है। तो इन्हांसमेंट के लिए फाइल किया है तो उसका मुकदमा चल रहा है, तो उस पे अगर वो इनका, उनकी बात से ये भी एहसास हो रहा था कि वो ये कह रहे थे कि मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है, तो उनसे मैं ये कहूँगा आपके मार्फत कि वो इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह लगाएं ताकि कोर्ट में उसको जल्दी उसकी सुनवाई हो। अच्छी पैरवी करेंगे तो जल्दी मुकदमा सुना जाएगा जी। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि गुलजार साहब आपको आपके जो इशू है उस पर आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छी पैरवी अगर आप करेंगे तो उसका जल्दी और अच्छा नतीजा एक तरह से निकलेगा। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो वकील साहब, में आपका इस्तकबाल है। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मुंशी बिलाल अहमद है मेरा नाम। जी, मेरा एक मसला है कि मैंने एक को चेक दी थी, मगर उसके बाद इधर अंदर हो गया चेक, मैंने उससे वापस नहीं ले सका। वो जाके कोर्ट पे केस किया उसने, मगर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी है, सब कुछ है, मगर उसने कोर्ट में केस चल रहा है।
अब मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, मैं इस पर वकील साहब आपको जवाब देंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस पर जवाब मिलेगा आगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। हेलो। कि आपका इसमें कोई शेयर नहीं बनता। मैं हेलो। कोर्ट में जाना चाहता हूँ, वकील कह रहा है कि आपको कोई विटनेस चाहिए, डॉक्यूमेंट बराबर है। ठीक है, witness ठीक ना है, चलाऊंगा मैं आपका सवाल वकील साहब ने सुन लिया, आपको जवाब मिलेगा इसका। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए। हेलो। हेलो। ठीक है, फर्रुख साहब, जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने चेक बाउंस का शायद ये मामला है, हाँ। और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है। फर्रुख खान साहब, ये सवाल जो इन्होंने पूछा है तो है, और इस तरह से हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के मामला बहुत आते हैं जहां पर चेक बाउंस होता है और पैसे का जो लेन देन होता है उसमें इस तरह की गड़बड़ियां बहुत होती हैं। कानून क्या कुछ कहता है इस बारे में? हुरैरा भाई, इनके सवाल का पहले मैं जवाब देता हूं, फिर मैं उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी पेश करने की कोशिश करूंगा जी। इनका सवाल ये था, अगर हम लोग सही समझे, कि इन्होंने किसी को चेक दिया था और उसने चेक प्रेजेंट कर दिया और वो मुकदमा इनके ऊपर हो गया जी। और इनके कहने का मकसद ये था कि इन्होंने चेक ऐसे ही दे दिया था। अब देखिए, मसला ये है कि ये बात सोचने वाली है कि कोई किसी को चेक ऐसे ही क्यों देगा, आप मुझे ऐसे ही चेक क्यों देंगे या मैं आपको ऐसे ही चेक क्यों दूंगा जी। और अगर मैंने आपको ऐसे ही चेक दे दिया कि भाई ये रख लो किसी पॉसिबल फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसमें क्या कहते हैं, कोई आपको रिटन अंडरस्टैंडिंग भी रखनी चाहिए। चेक का मामला ये होता है, अगर पहले मैं इन्हीं की जवाब दे दूं, इन्हीं का, कि अगर जैसे इन पे कोर्ट में मुकदमा होता है तो इनको जाके ये कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि साहब ये चेक मैंने किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए नहीं दिया था जी। चेक मैंने ऐसे ही दिया था। अब ऐसे दिया था, इसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों वो ऐसे ही क्या है विद एन इन्वर्टेड कॉमा। चेक के मामले में अब इसमें एक जनरल अगर मैं पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि चेक के मामले में ये होता है कि अगर हुरैरा साहब आपने मुझे चेक दिया जी। और वो चेक बाउंस हो गया जब मैंने प्रेजेंट किया, तो मैं आप पे दफा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमा कर सकता हूं। ये क्रिमिनल मुकदमा होता है और क्रिमिनल कोर्ट में होता है। देखिए, इस पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग, जब भी मैं लोगों को सलाह देता हूं कि अगर आप आपस में कोई भी बिजनेस करें तो उसका एक मुआहदा कर लें। अगर आप लेन देन, ये सुन्नत तरीका भी है, बेशक उसका एक मुआहदा कर ले। चाहे उसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी लॉयर के पास ही जाएं, स्टैम्प पेपर पे ही कॉन्ट्रैक्ट लिखें और उसको नोटराइज करें। एक कागज पे लिख लें कि साहब अगर मैं आपको ये चेक दे रहा हूं 2 रुपए का, तो मैं क्यों दे रहा हूं और इसको आपको क्यों, किस कंडीशंस पे डालना है। उससे क्या होता है कि लेने और देने वालों में दोनों में जो है वो एम्बिग्यूटी नहीं रहती और चीजें क्लियर रहती हैं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी एक की नीयत खराब होती है तो दूसरे के लिए, जो दूसरा जो इसमें फरीक है, चाहे वो इधर हो या उधर हो, उसके लिए मुकदमे लड़ने में आसानी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो साहब ने सवाल किया था उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन साहब हैं, कहां से हैं। हेलो। 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 जी हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या सवाल है और क्या कुछ कानूनी पेचीदगी है? जी, ये मद्रास में मेरे दरगाह की लैंड पे है साहब। जी। ये मद्रास में लैंड है, मैं इसमें हमारा 26 एकड़ का 1994 में जजमेंट एंड डिग्री हो गया था। वो डिग्री होने के बाद हम लोग 12 साल के बाद 2 महीने कम थे तो 2005 में ईपी फाइल किए थे। ईपी फाइल करने के बाद क्या हुआ, फिर इसमें 14 ईपी थे, 14 ईपी में 3 ईपी ऑर्डर हुए। इसमें वक्फ पिटिशनर थी वक्फ इसमें जी, और एक्सपर्टी हो गई वक्फ इसमें, तो हम लोग भी इसमें पार्टी थे। तो 3 ऑर्डर मिले, बाकी के डिसमिस हो गए। वो अभी तक पेंडिंग में पड़े हुआ है साहब, इसके क्या करना पड़ेगा? ठीक है, वकील साहब इसका जवाब देंगे, आप सुनिएगा गौर से। जी जी जी। देखिए, ऐसा है इसमें हुरैरा साहब की इनके सवाल से बहुत सारी चीजें क्लैरिटी नहीं आ रही थी। पहली बात तो इनकी समझ में आई कि कोई 24 से 25 एकड़ जमीन का कोई मामला था और उस मामले में इनके फेवर में जजमेंट और डिग्री दोनों हो गई थी।
तो और उसके बाद ये जो ईपी कह रहे थे, तो ईपी से मैं एग्जीक्यूशन पिटीशन नॉर्मली मैं उसको वो कर रहा हूँ, क्योंकि डिग्री अगर आपके पक्ष में है, फेवर में है, तो नॉर्मली आदमी एग्जीक्यूशन फाइल करता है, तो इसलिए मैं उसको एग्जीक्यूशन पिटीशन इन्फर करके चल रहा हूँ। तो अगर इन्होंने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की और एग्जीक्यूशन पिटीशन में कुछ एडमिट हो गई, कुछ डिसमिस हो गई, तो डिसमिस क्यों हुई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सही। और उसको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर वो डिसमिसल गलत प्रीमाइस ऑफ लॉ पर है तो उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा। तो एक बार डिग्री अगर आपके फेवर में है तो एग्जीक्यूशन में ज्यादा मुश्किल होने नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली एग्जीक्यूशन जो है एक मिनिस्ट्रियल फंक्शन होता है, एक जजमेंट कोर्ट का हो जाता है, दूसरी कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको पुलिस के तहत या उसको बुला के, जो आदमी जिसके खिलाफ जजमेंट हुआ है उसको बुला के कोर्ट में उसको जेल भेज के या उसको उसकी चीज़ों को अटैच करके आपकी चीज़ों को दिलवाया जा सके। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप वो अभी अपने मौजूदा लॉयर से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उनको जवाब नहीं दे पा रहे, तो किसी अच्छे वहाँ मद्रास में, चेन्नई में किसी अच्छे सिविल वकील से मिलें और उनसे बात करके तस्करा करके और उसमें आगे की कार्रवाई करें। बिल्कुल डॉक्टर फर्रुख, जिस तरह से ज़मीन का मामला जुड़ा हुआ है, जो साहब जिनकी ज़मीन है जो इस पर दावा कर रहे हैं, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, तेलंगाना के, मामला मद्रास का है, क्या इंटर स्टेट अलग अलग स्टेट होने की वजह से भी इस तरह की पेचीदगियां आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सीपीसी के मैटर्स होते हैं, जो नॉर्मली अगर मैं आर्बिट्रेशन वगैरह के जो स्पेशल लॉज है उनको छोड़ दूं, तो जो सिविल प्रोसीजर कोड, जिससे हमारा सिविल कानून का जो प्रोसीजरल लॉ है उसको हम सीपीसी कहते हैं जी। तो उस पे ये हिंदुस्तान भर के मुकदमात के लिए उस पे तय है कि किन बेसिस पे जुरिस्डिक्शन बनेगा, यानी कौन सा मुकदमा कौन सी कोर्ट सुनेगी। तो मान लीजिए ये तेलंगाना में रहते हैं, या ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं, या ये दिल्ली में रहते हैं, या ये हिंदुस्तान के शहरी हैं, या ओसीआई कार्ड होल्डर है और अमेरिका में रहते हैं जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जमीन कहाँ पे डिपेंड करती है, मद्रास पे डिपेंड करती है, चेन्नई में डिपेंड करती है, वो कोर्ट बनेगी वहां पे मुकदमा फाइल करने के लिए। तो जुरिस्डिक्शन तय करने के कवानीन हमारे जो है कानून में मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल आपने नाम सुना होगा आर्बिट्रेशन वगैरह का। तो मैं मान लीजिए आपसे और मेरा कोई मुआहदा हुआ और हम लोगों ने ये तय किया कि हम अगर हमें कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। तो आप मान लीजिए तेलंगाना में बैठे हैं, मैं नोएडा में, दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे बीच में कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो हम सिंगापुर लेके जाएंगे, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, वो भी बिल्कुल फिट है। तो ये लॉ की जो है वो डिफरेंट नुआंसेस हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर फर्रुख, क्योंकि जब हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ेंगे तो उन्हें हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो अभी एक माहौल चल रहा है, जिस पर प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी कि अब ऑनलाइन केसेस की सुनवाई एक तरह से हो रही है, या यूं कहा जाए कि बहुत कम मामलों पर एक तरह से सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से बंद है और बहुत कम मामलों पर सुनवाई हो रही है। यही हाल हाई कोर्ट और जो जिला जो अदालतें होती हैं वहाँ का भी एक तरह से यही हाल है। घरेलू मसाइल बहुत होते हैं और घरेलू जो मसाइल होते हैं उन्हें लेकर बहुत से मुकदमात होते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कोर्ट पर और ज्यादा प्रेशर है, कोर्ट पर प्रेशर, और दूसरे जो लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं उन्हें भी एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी, मैं आपकी बात बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, और इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, रिसर्च आई है इस पीरियड में इंडिपेंडेंट। डॉक्टर फर्रुख, इस पर हम आगे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उन्हें हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मैं मोहम्मद राशिद बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जाहिद साहब, क्या सवाल है? क्या कुछ वकील साहब से पूछना चाह रहे हैं? राशिद बोल रहा हूँ। जी जी, जी, सर, मेरा ये था जी, मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया था 4 साल पहले। वो 30,000 कोर्ट में केस चल लिया था जी। तो इसके अंदर हुआ क्या, वो ड्राइवर बस से हुआ था, डीटीसी की बस से जी। तो इसके अंदर क्या हुआ, वो तो 20,000 रुपए जो साहिबा ने फैसला सुना दिया था, तो वो तो 20,000 रुपए मिल गए थे। अब दूसरा केस ये हुआ पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर, दोबारा हमारे वकील ने वहां पे वो रेफर कर दिया था केस। तो वो इंश्योरेंस से हमारे को 4.25 लाख रुपए मिले थे। तो अब इसके अंदर हुआ क्या, वो 1,25,000 रुपए तो हमें मिल गए थे हाथों हाथ,
जी 2.5 लाख रुपए की एफडी बनवा दी थी जी। तो सर वो ऐसा था इसके अंदर तो मतलब कहने लगे कुछ मसरूफियात थी वकील साहब को वो निकलवाने पाए एफडी और फिर ये लॉकडाउन हो गया जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ वकील साहब से, मुझे ये वकील साहब के ऊपर छोड़ देना चाहिए या मुझे खुद अपनी कार्रवाई करनी चाहिए एफडी बैंक से लेने के लिए? वकील साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं राशिद साहब से? नहीं मैं समझ गया इनका सवाल। ठीक है राशिद साहब, आपके एक कॉलर को हम और जोड़ लेते हैं, उसके बाद राशिद साहब का जवाब देंगे वकील साहब। हेलो जी, कौन साहब जुड़े हुए हैं? क्या सवाल है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं वकील साहब से? मैं नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ सदारे से। जी हेलो जी, नूर मोहम्मद साहब क्या सवाल है, वकील साहब से क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि 1 साल हुआ मेरा कलेक्टर साहब के पास, प्रांत साहब के पास निकाल हुआ है, मेरे मस्जिद के नाम से जमीन इनामी जमीन है और ये सर्कल मामलेदार और ये तलाकी नाम से मेरे करता नहीं। हाँ, तो इसके लिए वकील साहब को पूछना है कि क्या करे आगे। वकील साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं नूर मोहम्मद साहब से जो सवाल कर रहे हैं उस बारे में? मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह, मैं समझ गया इनकी बात। जी ठीक है नूर मोहम्मद साहब, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। डॉक्टर फर्रुख, 2 सवाल हमारे पास हैं, 2 लोगों ने सवाल किया अलग अलग। पहला सवाल तो राशिद साहब का दिल्ली से जो एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। जी राशिद साहब का सवाल बहुत सिंपल था हुरैरा भाई, इसमें इनको जो पैसे वैसे मिलने थे वो मिल गए हैं। नॉर्मली MSCT से जो ट्राइब्यूनल से पैसे मिलते हैं उसमें कुछ हिस्सा डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट FD कोर्ट करा देती है ताकि पैसा प्रिजर्व रहे। जी असल में इसमें एक ज़माने में दिल्ली में बहुत बड़ा रैकेट भी डिस्क्लोज हुआ था, सरफेस हुआ था, इस वजह से कोर्ट्स बहुत सारे प्रिकॉशंस लेती हैं। आपको कोर्ट प्रीमाइज के अंदर ही खाते वाते खोलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो अब जो FD का मामला, उनका सवाल दरअसल ये था कि वो खुद पैरवी करें या वो अपने वकील साहब पे छोड़ दें। तो देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं कि आपको कभी भी किसी भी मुकदमे में या किसी भी फॉलोअप में आप मुद्दई हैं, आप अपना फॉलोअप बिल्कुल जो है वो छोड़े ना जी। आप अपना फॉलोअप करें, अपने इनसे कोशिश करें। हाँ, जो उस प्रोफेशन का एक्सपर्ट है जिसको आपने हायर कर रखा है, जो आपका एडवोकेट है, उस पर आप यकीन करें और उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करके और चीजों को कराएं। और वकीलों के लिए और डॉक्टरों के लिए मैं एक बात कहता हूं हुरैरा भाई हमेशा जी, कि ईदर ट्रस्ट देम और चेंज देम। अगर आपको एक पैसे का भी अगर दिल में वहम आ गया है, एक पैसे का भी, बिल्कुल लॉयर के लिए या डॉक्टर के लिए, तुरंत उसको बदल दें, बिल्कुल मत रुके, वरना वो अच्छी से अच्छी चीजें जो है वो नासूर बनती चली आएंगी और ट्रस्ट डेफिसिट इन प्रोफेशंस में काम नहीं कर पाता। सो ईदर ट्रस्ट देम और चेंज देम। तो ये एक चीज है, इस हिसाब से आप अपना फॉलोअप करें, अपने लॉयर से कोऑर्डिनेट करें, उन पे और भी लोगों से पूछें जो भी है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप FD, चूंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो आप जा नहीं पा रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद जाके आप अपनी FD छोड़वा लीजिएगा। कोई उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई उसमें आपको मुश्किलात आने वाली नहीं है इंशाल्लाह। बिल्कुल। दूसरा जो सवाल नूर मोहम्मद साहब का था जी, उसमें बेसिकली उनका ग्रीवियांस ये है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन वगैरह, रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे रखा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। देखिए, ऐसा है कि हमें ये समझना होगा कि बहुत सारे, देखिए जो लैंड, जो जमीन के मामला, जो कवानीन हैं, कानून हैं, वो मुख्तलिफ स्टेट्स के हिसाब से चलते हैं। ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। इस पे राज्य सरकार जो हमारी है, जो सूबे की सरकारें हैं, वो इस पे एम्पावर्ड है कानून बनाने में और रेगुलेट करने में जी। तो बहुत सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा, अबू हुरैरा साहब जैसे आप भी यूपी से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूं, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की भी अलग अलग कोर्ट्स होती हैं उनके ऑफिसेज में, उनके भी पास भी कुछ जुडिशियल पावर्स दी हुई होती हैं। तो नॉर्मली रेवेन्यू वगैरह के मैटर्स में जो है, या तकसीम वगैरह के मैटर्स में जो मिन जुमला जमीनें वगैरह होती हैं, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म, जैसे यूपी में यूपी लैंड रिफॉर्म, जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट के तहत जो, और उस पर प्रोविजन है, उस पर बहुत सारी पावर्स जो हैं वो दे रखी हैं हुकूमत ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। तो वो एक जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं और क्वासी जुडिशियल फंक्शन को भी डिस्चार्ज करते हैं। अगर आपने वहां कोई आवेदन दिया है, कोई दरखास्त दी है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप वहां जो भी आपके लॉयर हैं उनसे कंसल्ट करके आप देखिए कि आपने किस कानून के
प्रोविजन में वो आवेदन किया है, वो मुकदमा फाइल किया है, और उसकी जो भी एपेलेट कोर्ट है वहां पे अपील फाइल करें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। कोई भी आदमी अगर उसको लेके बैठा हुआ है और आपके उससे नुकसानात हो रहे हैं तो आपके पास एपेलेट कोर्ट में जाने के अख्तियारात हैं। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि राशिद साहब और नूर मोहम्मद साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जिस तरह से वकील साहब आपको मशवरा दे रहे हैं, बता रहे हैं, अगर इस तरह से आप इस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे अपने मुकदमे में तो आपको अच्छे नतीजे और बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। और इसमें एक चीज मैं हुरैरा भाई और ऐड कर दूं जी कि हम लोग जो इस प्रोग्राम के तहत ये लोगों को बताते हैं, ये हमारी ये हतमी राय नहीं होती है। बिल्कुल, ये चूंकि बिना कागज देखे तो बात, और जब तक आप किसी प्रोफेशनल लॉयर को इंगेज नहीं करते, ये तो एक अवेयरनेस का मामला है, मतलब लोगों को जानकारी देने की बात है। और ओपिनियन, आप इस जानकारी के बेसिस पे कोई काम, कोई एक्शन न ले, और आप हमेशा इस जानकारी को, अगर आपको मिली है आपकी नॉलेज एकेडमिक पर्पस के लिए, तो अगर आपने आगे कोई और काम करना है तो आप जरूर कोई प्रॉपर लीगल ओपिनियन लें और फिर आगे प्रोसीड करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छी बात आपने बताई वकील साहब। 2 कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी अपने कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ सर। जी 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 जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। फारूक अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी फारूक साहब, क्या सवाल है, क्या कानूनी पेचीदगी है? सवाल ये है सर, मैंने चेक दी है किसी को 31 मार्च के लिए, लेकिन लॉकडाउन हुआ है 22 तारीख से जी, तो वो चेक उसको नहीं निकल सका जी, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ठीक है, वकील साहब इस पर आपको बताएंगे कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, आपको सही मशवरा मिलेगा। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो फारूक साहब ने अपने चेक बाउंस को लेकर जो सवाल पूछा उनका भी जवाब देंगे। और लगातार हमारे नाजरीन से, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे हैं, नंबर पर अगर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ आपके साथ हैं, कुछ मसाइल हैं कानूनी, उस पर आप कुछ मशवरा चाहते हैं तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर फर्रुख खान साहब जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारा खास प्रोग्राम वकील साहब यूं ही जारी रहेगा। कर दे मेरे हवाले 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वकील साहब।
नाज़रीन, अगर आपके जहन में कानून से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या कोई कानूनी पेचीदगी है, कोई कानूनी बारीकी है जिसे आप समझना चाह रहे हैं, तो आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, नंबरों पर कॉल करके हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर फर्रुख खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी डॉक्टर फर्रुख खान साहब से कानूनी पेचीदगियों पर अपने सवाल और पूछ सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। डॉक्टर फर्रुख खान साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इससे पहले कि जम्मू कश्मीर से जो फारूक साहब का फोन आया था चेक के बारे में, उस पर हम बात करें, मैं चाह रहा हूं कि एक लॉकडाउन के बाद और कोरोना के बाद जो एक सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ था, वजारत खजाना की तरफ से ऐलान हुआ था कि आरबीआई की तरफ से भी शायद ये ऐलान हुआ था कि 3 महीने का जो ईएमआई है उस पर गौर करें बैंक। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं, कई मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि लगातार बैंक से कॉल्स आ रहे हैं और उस पर कहा जा रहा है कि आपकी जो ईएमआई है उसे आप फौरन भरिए। क्रेडिट कार्ड का इसी तरह से मसला है, तो इस मसले को किस तरह से हल करेंगे, इस पर कानून क्या कुछ कहता है फर्रुख साहब? देखिए, एक अजीब आयरनी है इस पे हुरैरा साहब। आरबीआई को अगर आप मेरी जाती राय लें तो आरबीआई वाज वेल विद इन इट्स पावर। आरबीआई को ये पूरे अख्तियारात हैं कि वो बैंक्स को डायरेक्ट कर सके, पर यहाँ डायरेक्शन न दे के एडवाइजरी दी गई। अब एडवाइजरी बैंक ही कहे कि साहब बाइंडिंग तो है नहीं, अब इस पे एक लीगल क्वेश्चन तो बनता है। खैर, लेकिन बहुत सारे बैंकों ने, कुछ ने नहीं भी किया है और बहुत सारों ने किया भी है, उन्होंने एक मॉरिटेरियम का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन इंटरेस्ट इस पीरियड का आपको देना होगा। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आप मॉरिटेरियम ले भी लेते हैं, जो बैंक्स आपको मॉरिटेरियम दे भी रही हैं, और अगर आपने 3 महीने की आपको एक तरह से हॉलिडे मिल गया ईएमआई का, बट जो इंटरेस्ट इस पीरियड का भी आपको आगे देना होगा, राइट? सो इंटरेस्ट से आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, इंटरेस्ट अपनी जगह पे कायम रहेगा इस पीरियड का भी। दूसरा ये इसमें हुरैरा साहब की, अगर कोई बैंक आपसे जबरदस्ती कर रही है कि साहब आप ईएमआई दीजिए वरना मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देंगे या क्रेडिट कार्ड का बिल दीजिए, तो आरबीआई के एडवाइजरी के बेसिस पे उनको एक नोटिस भेजनी चाहिए कि साहब ये आरबीआई ने एक एडवाइजरी, इस वक्त मुल्क एक वबा के दौर से गुजर रहा है, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, सारी हुकूमत, सारी जो मरकजी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इस पे काम कर रही है कैसे लोगों की तकलीफ कम की जाए। तो आप उनको जरूर एक नोटिस भेजें, कोई जरूरी नहीं कि आप वकील से भेजें, आप खुद भेजें, मेल करें, लेटर लिखें और उन पे वो लगाएं कि साहब ये तो आप बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हो, उसके बावजूद ना माने तो कोर्ट चले जाइए। जी बिल्कुल। वैसे मुझे इस बात पे यकीन है, मुझे जाती तौर पे, कि जो बैंक्स का एक तरीका होता है दबाव बनाने का, वो उनके रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं, आप भी जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनके रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं और कहाँ बैठे होते हैं वो। तो वो प्रेशर बनाते रहते हैं, लेकिन अगर चूंकि एक मॉरिटेरियम है लगा हुआ तो ऐसी मुश्किलात आएंगी नहीं। बैंक, मुझे नहीं लगता कि इस पीरियड में एनपीए करने को प्रोसीड करेगी, बिकॉज अगर वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करने की तरफ आगे बढ़ती है तो वो एक बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ इशू हो जाएगा, जो कि 100% सेट असाइड हो जाएगा। तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप कम्युनिकेशन करें, लिखें जरूर बैंकों को। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इस दरमियान आप बैंक से राब्ते में ज़रूर रहें ताकि कोई एक गैप ना होने पाए, और बैंक से खुद आप बात करें कि इस तरह के हालात में किस तरह से एक आदमी जो तमाम चीज़ें बंद हैं, खाने पीने तक आदमी परेशान है, ऐसे में ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल वो कहाँ से भरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उन्हें हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो 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 जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? वकील साहब से क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मैं राजस्थान जैसलमेर से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है जी। जी अयूब साहब, सवाल कीजिए वकील साहब से, क्या पूछना है आपको? मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची है 18 साल की, 19 साल की है इस उम्र, मतलब वो घर से भाग गई थी और उसने किसी मतलब गैर मुस्लिम से वो क्या कहते हैं इनका जो होता है ना, उसमें फेरे खा लिए। लड़के की उम्र कम है, 18 के आसपास है। जी जी। हमने कोर्ट में पिटीशन भी लगाई थी, और हमारी पिटीशन
कोर्ट ने खारिज कर दी, जबकि लड़के की उम्र 18 साल से भी कम है। तो बिल्कुल इस पर क्या पूछना चाह रहे हैं आप वकील साहब? कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं क्या अयूब साहब से? हाँ, नहीं, तो मैं समझ गया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वकील साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जी डॉक्टर फर्रुख, दो सवाल हैं। एक तो अयूब साहब का जो सवाल है, मेरे ख्याल से पहले इसी का आप जवाब दे दिए, उसके बाद फिर हम फारूक साहब के मसले पर भी बात करेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अगर लड़के और लड़की बालिग हैं और वो 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं तो वो किसी से भी शादी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी उनके चुनने का उनको अधिकार है। वो मुसलमान हिंदू से करे, हिंदू मुसलमान से करे, सिख ईसाई से करे, ईसाई सिख से करे, कानून उसको एक जैसा ही देखता है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। इस पर हजारों जजमेंट्स और हम लोग रोज देखते रहते हैं। अब मामला ये है कि आपने चैलेंज किया कि भाई लड़के की उम्र 18 साल से कम है, आपकी लड़की की उम्र तो वो बालिग है लेकिन लड़के की उम्र कम है जी। लेकिन अगर उस मुकदमे में ये चीज साबित हो गई होगी, डॉक्यूमेंट्स आ गए होंगे कि लड़का भी बालिग है, तो अगर लड़का भी बालिग है और लड़की भी बालिग है तो फिर कोई भी कोर्ट उस मैरिज को कैसे वो कर सकती है? तो क्योंकि वो तो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स कानून के हैं उसके खिलाफ चला जाएगा। तो इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते अनलेस कि आप ये साबित कर सकें कि अगर कोर्ट का कोई फैसला था और वो गलत था और लड़की की उम्र कम थी। तो आप तो इल्जाम लगा सकते हैं कि लड़के की उम्र कम थी, लेकिन लड़का तो अपना उम्र प्रूफ वही करेगा ना, वो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, अपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाएगा या जो भी है चीजें वो लगाएगा, तो वो लगा सकता है। तो उसके बुनियाद पे कोर्ट ने फैसला दिया होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि अयूब साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। फारूक साहब, इससे पहले जम्मू कश्मीर से एक सवाल आया था, फारूक साहब का चेक से जुड़ा हुआ मामला था। देखिए, ऐसा है कि इस पीरियड में एक अजीबोगरीब सिचुएशन आई है। इस सवाल का मैं इस्तेमाल करूंगा हुरैरा साहब थोड़ी सी वाइडर चीजों को बताने के लिए। जी देखिए, होता क्या है कि हर बीच में मान लीजिए कि एक मुआहिदा है किसी का भी, इसमें फारूक साहब का भी जवाब मिल जाएगा जी। मैं इसलिए ये इसको क्लैरिफाई करके एक्सप्लेन ताकि और भी लोगों को, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट मिल जाए। फोर्स मेजर क्या होता है? कभी भी मान लीजिए कि मैंने किसी की सर्विसेज हायर की, आपकी सर्विसेज हायर की और मुझे आपको हर महीने में 1 लाख रुपए महीने देने थे और मैंने आपको 10 चेक दे रखे थे या 12 चेक दे रखे थे। मार्च तक, जब तक लॉकडाउन हुआ, जब तक आपने मुझे सर्विसेज दी भी और आपने मार्च की तो पूरी पेमेंट ले ली। अब अप्रैल में आप भी लॉकडाउन में आप मुझे वो सर्विसेज तो दे नहीं पा रहे हो और ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से ना आप दे पा रहे हो ना मैं आपसे ले पा रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकली मैं आपको एक चिट्ठी लिखूंगा कि भाई देखिए हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसमें नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर की एक क्लॉज होती है कि भाई इस पीरियड में हुरैरा साहब चूंकि आपने कोई काम किया नहीं, हमने आपसे कोई काम लिया नहीं, तो आप प्लीज वो चेक न डालें और वो चेक इस बार एडमिटेड लायबिलिटी के कोई में नहीं होगा। अगर वो आप चेक डाल देते हैं बावजूद इसके कि मैंने आपको मेल लिखी, तो फिर ये मुकदमा चलेगा और मैं ये प्ली लूंगा कि साहब हुरैरा साहब का ये पेमेंट बनता नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ सर्विस दी ही नहीं। आप ये कहेंगे कोर्ट में साहब की मेरी कोई गलती तो थी नहीं, मैं तो सर्विस देने को तैयार बैठा था, बस लॉकडाउन हो गया। मैं ये कहूंगा कि साहब लॉकडाउन हो गया तो मैं सर्विस मैं इनकी लेता कहाँ से? तो इसी को फोर्स मेजर कहते हैं कानून में, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। फोर्स मेजर तो कहीं डिफाइंड नहीं है इंडियन लॉ में, लेकिन इसका एक और रूप डिफाइंड है, उसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैं फारूक साहब का जवाब दूं कि अगर उन्होंने चेक दिया था किसी को 31 मार्च का और वो उनको अब ये खदशा है कि वो चेक प्रेजेंट हो जाएगा और वो पैसा उनके पास होंगे नहीं, तो या वो चेक प्रेजेंट हो चुका है, तो दोनों सूरत हाल में वो एक चिट्ठी लिखे, मेल लिखे, मैसेज लिखें, जो चाहें कि साहब ये अभी हालात ऐसे हैं लॉकडाउन की वजह से कि अभी मैं आपको पैसे देने की पोजीशन में नहीं हूँ, जिस वजह से भी आप इस कारोबार में हैं, और ये मैं आप अभी इस पर कोई मुकदमा ना करें और मैं आपको ये पैसे कुछ दिनों के बाद दे दूंगा जब भी हालात सही होंगे। अब इसमें ये भी देखना है कि अब लोग इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। अब मान लीजिए कि इसी लॉकडाउन के पीरियड में यूटिलिटी का काम तो चल रहा है, मान लीजिए राशन पताई का काम है, दाल चावल है,
सब्जियां हैं। अब इसमें भी लोग ये कहें साहब लॉकडाउन में पैसा नहीं दूंगा, तो ये तो गलत है क्योंकि वो तो काम चल रहा है। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सी चीजें हैं और इस पे हमेशा मैं ये लोगों को कहूंगा कि कभी भी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर पेंडिंग है और आप इन्विजाज कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि ये चीजें आपके लिए बाद में परेशानी का सबब बन सकती हैं, तो आप वक्त रहते किसी लॉयर से रास्ता कायम करके और प्रॉपर लीगल ओपिनियन लेके अपनी चीजों को स्टेबलाइज करें। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि फारूक साहब या इस तरह के जो मामले जुड़े होंगे उन लोगों को एक रहनुमाई से ज़रूर मिली होगी। कुछ कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो जी। हाँ सर जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? वकील साहब से क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद सईद है उस्टना जी। तो ये हमारा मुकदमा चल रहा है 323, 504, 506 और 30-35 साल हो गए जी। और मियाँ बीवी पे दरोगा जी ने लगा दिया था। दोनों है बीमार, बुढ़े हो गए, करीब 65 साल के। और उसके अलावा हम जब जाते हैं तो कहते हैं पैसा दो तो काम होगा। अब बताइए हम क्या करें सर? वकील साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया। ठीक है शरीफ साहब, आपका जवाब दिया जाएगा। वकील साहब आपको आपकी रहनुमाई करेंगे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हो और क्या वकील साहब से क्या कुछ मशवरा चाहते हैं? मैं जाहिद बरेली से बोल रहा हूँ जी। मैंने एक प्लाट कुछ कम 6 लाख रुपए का खरीदा था, जिसमें हमारे एक लड़के ने 1,80,000 रुपए दिए और हमारी बीवी ने 70,000 रुपए दिए, बाकी रुपए हमने दिए। जिस लड़के ने 1,80,000 रुपए दिया था उसके नाम लिखा दिया आधा, और बीवी और एक लड़के के नाम 1/4 लिखा दिया। मकान हमने बनवाया, सारा पैसा हमने लगाया। तो मकान बेचने का कहता है हम आधे के मालिक हैं जी। हम तो आधे रुपए लेंगे जितने का बिकेगा। सब पैसा जो है उसके 1,80,000 रुपए के अलावा हमारा और हमारी बीवी का पैसा लगा है। अभी इसके मुताबिक मसला कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए? ठीक है वकील साहब, कुछ पूछना चाह रहे हैं जाहिद साहब से आप? नहीं, ठीक है जाहिद साहब, वकील साहब आपको मशवरा देंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। कोई देखते हैं अगर कोई और कॉलर हमारे साथ जुड़े तो उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, वकील साहब प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या कुछ सवाल है वकील साहब से, क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मेरा सवाल अबू हुरैरा साहब आपसे भी है कि प्राइम डिबेट जल्दी से लाइए टीवी पे, हम वेट करते हैं। आपसे दरखास्त है कि प्राइम डिबेट भी लेके आइए। और वकील साहब से ये मेरा क्वेश्चन है जी कि वकील साहब हमारे दादाजी ने 1926 में 1 बीघा का प्लॉट खरीदा था, उन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री कराई थी। तो दादा ने मुजबानी आधी जमीन अपने अंदर रखा और आधी जमीन अपने भाई को दे दिया मुजबानी की, आप भी इसमें खाओ कमाओ इसमें। तो अब आधे तब से 100 साल से आधी जमीन उनके कब्जे पे है, मतलब उस पे घर वर बना नहीं है, उस पे खेती होती है, धान गेहूं लगती है। तो अब वो जमीन हमारे दादाजी के नाम पे रजिस्ट्री है, तो क्या उस जमीन में आधा हिस्सा उनको भी मिलेगा? क्योंकि ये घटना 100 साल पहले रजिस्ट्री हुई थी 1926 में, देश आजादी से पहले। तो कानून क्या कहता है कि वो उस जमीन में आधा उनको भी मिलेगा? और अबू हुरैरा साहब आप प्राइम डिबेट जल्दी लेके आइए टीवी पे, हम वेट करते हैं। बिल्कुल हमारी उम्मीद है कि ईद के बाद हम लोग हाजिर होंगे प्राइम डिबेट लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब वकील साहब देंगे। डॉक्टर फर्रुख साहब, क्योंकि 3 कॉलर्स के 3 सवाल हमारे पास हैं, एक तो दिल्ली और बरेली का जो मामला है, दोनों जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, क्या कुछ मशवरा आप देंगे? ये मैं आखिरी वाले सवाल से शुरू करता हूँ, ठीक है? तो इनका मैं ये बता दूं कि अगर 100 साल पुरानी रजिस्ट्री है और 100 साल से इनके जो दूसरे चचा वगैरह हैं जो उस पर खेती कर रहे हैं वो उनके पोजीशन में है और आपने कभी कोई क्लेम नहीं किया, तो उन चचा का राइट क्रिएट हो गया, राइट टू एडवर्स पोजीशन के तहत। और 100 सालों में उन्होंने ज़रूर उस पर बहुत सारे टैक्स वगैरह जमा किया होगा। तो वो इस ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत टिपिकल सिविल लॉ के ज़मीन के मामलात हैं, ये डिपेंड करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर। तो इस पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आप किसी सिविल के लॉयर से मिलें और उनको मिलके और आप उस पर कंसल्टेशन कर लें। ब्रॉडर व्यू ये है कि राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो गया होगा, तो उसमें कोई जिसका जो हिस्सा है जो जहां बैठा था वो वहां बैठा रहेगा।
और इसके बाद दूसरा सवाल मैं लेता हूं। इससे पहले इसके बाद क्या सवाल था हुरैरा साहब, जरा याद करा जाहिद साहब ने बरेली से अपनी जमीन को लेके ही उन्होंने सवाल किया था। हाँ, जाहिद साहब का, जी 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 जी। जाहिद साहब, आपके जवाब में मैं ये दूं कि देखिए, जमीन की रजिस्ट्री आपके बेटे की आधी है और आप आधी में आपकी वाइफ और आपकी है। भले जो उस पे जो कमर्शियल एंगल है वो ये है कि पैसे आप लोगों के ही लगे हुए हैं। तो अगर आप नहीं बेचना चाहते हैं उस मकान को और आपकी औलाद, आपका बेटा वो बेचना चाहता है, तो आप बिकने दीजिए, आप रहिए मकान में। वो बेच भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो अनडिविजिबल पार्ट है। मकान तो आधा आधा कट नहीं जाएगा, पार्टीशन हो नहीं पाएगा क्योंकि आप वहां पे रह रहे हैं। वो शेयर्ड हाउस होल्ड में आएगा इस वक्त। तो उनको लड़ने दीजिए। उनको अगर उनको मुकदमा करने का शौक है तो मुकदमा करते रहें और उसको अच्छे से आप डिफेंड कीजिए। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आनी चाहिए जब तक आप उस घर में, क्योंकि अगर आपने वो घर बनाया, आप वहां रहना चाहते हैं, आप बेचना नहीं चाहते, वो बेचना चाहते हैं, तो कोई ऐसी मुसीबत आएगी नहीं। और ये जब वो मुकदमे फाइल करेंगे तो ये सारी बातें जाके आप कोर्ट पे कहिए, साहब किसने कितने पैसे भैया, तो मेरी औलाद थी, मैंने इसके नाम पे आधी करा दी, आज मैं इसका ये सिला ये मुझे दे रहा है। तो आपको कोई मुश्किल आने नहीं चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर फर्रुख, एक सवाल जो शरीफ साहब का एक सवाल आया था कि 30-35 साल से उनका मुकदमा चल रहा है। जी जी, देखिए ये एक आयरनी है और मैं उनको ये कहूंगा कि अगर वो 323, 326, 504, 506 का मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर और वो काफी ज़ईफ हो चुके हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको ये कहूंगा कि वो अपने लॉयर के थ्रू एक 205 दफा 205 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल करा दें कोर्ट में परमानेंट एग्जेम्पशन की, राइट। और उसके तहत उनकी उम्र के और उनके जो अगर उनके इलाज वगैरह चल रहे उसके कागज के साथ ये आदमी और ये औरत जो है ये कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते, तो परमानेंट एग्जेम्पशन मिल जाएगी थ्रू काउंसिल, वकील के नाते। और अब देखिए ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे जिनकी पैरवियां अच्छे से नहीं हुई वो चल रहे हैं 30-30, 40-40 साल, और कभी कभी क्या है 150-150 गवाह पड़े हुए नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे मुकदमे। आजकल खत्म होने को 6 महीने में भी खत्म हो जाते हैं। तो आप उस पे सबसे पहले कि उनको कोई पर्सनल तकलीफ ना हो आने जाने की, उनको ये तकलीफ जहमत ना उठानी पड़े, तो इसके लिए आप इन पे 205 की तो एप्लीकेशन सबसे पहले आप लगवा ही दें और उसके बाद मुकदमा चल रहा है चलने दीजिए, लॉयर्स आपके करते रहेंगे। अब भाई वकील साहब को फीस तो आपको देनी पड़ेगी, फ्री में तो काम करेंगे नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए तो उनको आप रिलीफ कर दीजिए। और लीगल एड होती है हर जिले में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर्स प्रोवाइड करती है सरकारी, जो सुप्रीम कोर्ट के एजेस में वो बॉडी बनी हुई है। तो उसके लिए आपको वहां जाके दरखास्त देनी पड़ेगी। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और चेक करने के बाद क्या आप क्वालिफाई करते नहीं करते वो आपको वकील वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। जी तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वकील साहब से सवाल किए थे उनकी सही रहनुमाई हुई होगी। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी जी वकील जी, वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब से क्या सवाल करना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। सवाल ये है, हमारी एक प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट के पास रेंट पर है 18 महीने से जी। और वो अपना रेंट भी सेटल नहीं हुआ है और हमने उनको ऑप्शन दिए थे, उन्हें खुद एक असेसमेंट कराई है जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है जी। और हमने कहा था कि जो हमारी करंट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट है उनसे रेंट जो हुआ है एसेस या तो आप वो दे दीजिए या मार्केट रेट दे दीजिए या हमारी प्रॉपर्टी को आप वकेट कर दीजिए। वो न प्रॉपर्टी वकेट करते हैं ना ही रेंट सेटलमेंट करते हैं और ऑन अकाउंट कुछ पेमेंट रिलीज करते हैं। हमें बताइए हम क्या करें और क्या वो ऑन अकाउंट पेमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ उनका रेंट है या कि वही फैसला होगा? बिल्कुल, हम आपके सवाल पर जवाब मिलेगा, आपको सही रहनुमाई की जाएगी, वकील साहब इसका जवाब देंगे। एक और कॉलर को हम जोड़ लेते हैं। हेलो। हेलो जी, वकील साहब प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या कुछ पेचीदगी, कानूनी पेचीदगी, क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं वकील साहब से? जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये क्या मैं पूछना चाह रही, मेरे को 2 बेटे हैं जी। तो बड़ा बेटा ने अपना मकान ले लिया जी, फिर मैं भी अपना, वो अलग रहता है, मैं अपना मकान ली हूँ, छोटे बेटे के साथ रहती हूँ मैं। तो अब मैं रजिस्ट्री अभी नहीं हुई, रजिस्ट्री कराना बोलता, कैसा रजिस्ट्री कराना, मैं मेरे बेटे के नाम पर कराना या दोनों का जॉइंट कराना, कैसा कराना आप बताइए, थोड़ा राय दीजिए, कल को मेरे परेशानी मत। ठीक है वकील साहब, आप कुछ मोहतरमा से पूछना चाह रहे हैं क्या? इनकी परेशानी क्या है, मैं इनकी परेशानी नहीं समझ पाया। परेशानी कुछ भी नहीं है।
नहीं, परेशानी अगर नहीं तो मसला क्या है? मसला मतलब इशू मतलब मकान की जो रजिस्ट्री करानी है वो जॉइंट मेरे बेटे के और मेरे उसमें कराऊं या फिर ऐसा अलग कराऊं? कल को मेरे को परेशानी मत, अभी रजिस्ट्री नहीं। अच्छा। वकील साहब, सवाल आप समझ रहे हैं कि आगे चलकर मुस्तकबिल में फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए, तो इस वजह से रजिस्ट्री किसके नाम पर होनी चाहिए? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। मैम, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। जी आप बहुत शुक्रिया। सेफ चलना चाहती हैं आजकल के जो हालात हैं बिल्कुल, तो उसके हिसाब से तो ये कि आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लें और बाद में अपनी वसीयत लिख के भेज दें, अपनी वसीयत लिख के छोड़ दें, सबसे सेफ है। क्योंकि आजकल तो जो तकाजे, जो रिक्वायरमेंट, जो फरीजा है बच्चों का वालिदैन के लिए, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग उसको वायलेट करते हैं, बदतमीजियां भी करते हैं। तो अभी ये जैसे आप ही के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि वो जो बरेली से हुजूर थे, वो सवाल पूछ रहे थे कि साहब पैसे महीने लगाए, बच्चा कह रहा है कि मकान बेचनी है, राइट, बेचना है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं तो वैसे ही आपका खुद का फैसला है, डिसीजन होगा, लेकिन मैं आपको आपके सवाल पे ये एक टेंटेटिव राय दे सकता हूँ कि आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लें और बाद में वसीयत डाल लेंगे, जिसको आपको जो प्रॉपर्टी आपके बाद, आपकी ज़िंदगी के बाद, जब भी अल्लाह करे बहुत तवील हो, लेकिन जब भी चारा सभी को एक दिन है, जब भी आप जाएं तो आपके हिसाब से वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये इसका एक वो है। बिल्कुल। और इससे पहले वो सवाल था, एक कॉल आई थी, एक कॉलर ने फोन किया था रेंट वाला मैटर था। जी, प्रॉपर्टी का मामला, और शायद लीज या रेंट पर वो उन्होंने अपनी जमीन सरकार को दी। अब देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये आपने बिना रेंट एग्रीमेंट साइन किए हुए क्यों किसी भी किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया? एक सवाल तो पैदा होता है ना जी। भाई हुरैरा साहब, आप हैदराबाद में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर मैं कोई किराए का मकान लेने जाऊं तो बहुत कोई मेरा जानने वाला भी होगा, तो बिना वो रेंट एग्रीमेंट साइन कराए हुए मुझे घर में घुसने नहीं देगा अपने। सही। तो देखिए, कानून अपने हिसाब से चलता है, पर कानून अगर आपको अख्तियार देता है तो कानून आपको बहुत सारे आप पे जिम्मेदारियां भी आयद करता है। आप उन जिम्मेदारियों, अब आपने अगर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो इसका मतलब कि वो जो ऑन अकाउंट पेमेंट रेंट वो दे रहे हैं वो एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया एक तरीके से। मान लीजिए आप 20,000 मांग रहे हैं, वो आपको हर महीने 10,000 दे रहे हैं, चूंकि वो आपकी प्रॉपर्टी पिछले 18 महीने से है, हर महीने 10,000 दे रहे हैं, तो ये वर्बल एग्रीमेंट तो हो गया ना। ओरल एग्रीमेंट भी तो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो अगर कल को आप एविक्शन फाइल करेंगे तो कहेंगे साहब कि हमारा ओरल एग्रीमेंट था। तो इसलिए कभी भी मैं इस क्वेश्चन के मार्फत आपके और व्यूअर्स को भी कहूंगा कि कभी भी किसी को अगर मकान आप किराए पे दे रहे हो, कोई भी हो वो आपका, चाहे या तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, उस पर आप भरोसा है, आप उसको अपना मकान दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अगर आप किसी को भी किराए पे दे रहे हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो या कोई भी हो, तो उससे जरूर एक किराएनामा साइन कर ले, एक मुआहिदा बना लें। अब इनके वाले मैटर में ये कि अब ये जाइए आप कोर्ट पे मुकदमा फाइल कीजिए और पूरी बात कहिए साहब ये मसला था और जो उसमें फैक्ट्स हैं वो बताइए, और ये यहाँ का रेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्केल यहाँ पे और ऑलरेडी चल रहा है, स्टेट का ये चल रहा है, मार्केट रेट ये, या तो इनको कहा जाए कि ये पैसे दें और वरना ये हमारी जगह खाली करें। आप इस पे मुकदमा फाइल कर सकते हैं एविक्शन का। लेकिन अच्छा ये होता है कि अगर आप पहले ही मुआहिदा साइन कर लेते, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ा मसला पैदा कर देती हैं और पेचीदगी एक तरह से बढ़ जाती है। और यही वजह है कि कानूनी पेचीदगियां जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो हमारे प्रोग्राम में अब वक्त नहीं बचा है, लेकिन अगर कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी परेशानी है कानून से जुड़ी हुई, तो उस पर आप हमारे प्रोग्राम वकील साहब में ज़रूर जुड़िए। और जो हमारे साथ वकील साहब जुड़े हुए हैं, आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। हालांकि ये हतमी फैसला नहीं होता है, वकील साहब आपको एक मशवरा दे सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं और उस बिना पर आप आगे की
कार्रवाई कर सकते हैं। डॉक्टर फर्रुख खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन की रहनुमाई की और अपना कीमती वक्त दिया। रोजे से भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने उनकी अच्छी रहनुमाई हुई होगी और उनके जो मसाइल होंगे और ख़ासतौर से कानूनी जो पेचीदगियां होंगी वो एक तरह से उसमें एक रहनुमाई हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख खान साहब। तो नाजरीन, हमारे इस खास प्रोग्राम वकील साहब में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।